तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। क्रैश कोर्स का आज डे 31 है, ठीक है। अभी भी आपके पास आज की क्लास के बाद 59 क्लासेस बचती हैं और पता नहीं कितना आप रिवाइज कर पाएंगे, कितनी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखना, अब एक क्वेश्चन तो उठना लाजमी है बच्चों की, आखिर ग्रुप सी की तैयारी हमारी कब एंड मानेंगे। मतलब सर आप यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हो, कब कौन सा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस दिन आप ये कहोगे कि ग्रुप सी की तैयारी आपकी एंड हो चुकी है, यानी अब आप सिर्फ अपने स्तर पे पढ़िए, रिवीजन कीजिए। तो मेरा उसका सीधा सीधा जवाब है, क्रैश कोर्स आपकी ग्रुप सी के एग्ज़ाम का अंतिम सीरीज होगा, ठीक है। यानी इसके बाद ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाए जा सकते हैं, या आपको क्वेश्चन बताए जा सकते हैं कि ये पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, ये इस तरीके से सही करके आना, इसको माइंड पे रखना। यानी एक प्रकार का अभ्यास जिसको कह सकते हो, एक प्रकार का प्रैक्टिस जिसको कह सकते हो। तो ग्रुप सी सीरीज का अंतिम जो आपका कोर्स है, यानी एक प्रकार का अंतिम जो चरण है वो चल रहा है आपका, ठीक है। अब दूसरी बात रहती है, तो सर एक चीज़ बताइए, आप इसके बाद क्या करोगे? क्या यूट्यूब बंद कर दोगे या नहीं पढ़ाओगे? ऐसा नहीं है, आपका साथ हमेशा बना रहेगा। फाउंडेशन बैच की इस बार नींव पड़ चुकी है, यानी इस सैटरडे से सुनना, सैटरडे संडे आपका फाउंडेशन बैच आएगा 2 दिन, ठीक है। वीक में 2 दिन बहुत होते हैं जब तक कि क्रैश कोर्स नहीं हो जाता। तो इन 2 दिनों के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जो बच्चे फाउंडेशन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तब तक जिला सीरीज वगैरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको एक फ़ायदा ये होगा, जब मैं उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा तब आपके लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस वाली बात है वो इससे चल ही रही है। और जब हम फाउंडेशन बैच करेंगे उसमें उत्तराखंड के साथ साथ NCERT डेप्थ में पढ़ेंगे, उत्तराखंड डेप्थ में पढ़ेंगे, आपकी हिंदी डेप्थ में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपकी कंबाइन होकर एक अच्छे स्कोर तक आपको ले जाएगी, अच्छी मंजिल आपको दिलाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों, कल लास्ट टाइम पे मैंने आपको संधि बताया था और मैंने आपको क्या कहा था, 3-4 चीज़ें कही थी। आ, बड़ी ई, बड़ी यू, अगर ये दिखेगा कहीं पे जॉइंट पे तो उसका सीधा सीधा मतलब है दीर्घ संधि, ये बताया था ना। ए ओ अर ये यहाँ पे दिखेगा तो इसका मतलब था गुण संधि। अब ए ओ अर का क्या मतलब है? अब इसका जब सिंगल आपको ये दिखता है ना बच्चों, ये इसका मतलब होता है कहीं सिंगल मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा दिखेगा तो इसका मतलब है डबल मात्रा लगी, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो ये हाँ, तो तीसरी चीज़ मैंने कहा था इसके बाद य व र भी एक चीज़ बताई थी मैंने, और आई और औ भी बताया था। जब मैंने आई और औ बताया था तब वृद्धि संधि कहा था। इसके अलावा य व र मैंने कहा था यण संधि, और लास्ट में आई औ आव ये बताया था। इसको कहा था मैंने क्या, आपकी अयादि संधि। तो 5 प्रकार के संधि में मैंने सीधे सीधे पहला क्वेश्चन ये बताया था कि अगर आपको डायरेक्टली ये पूछे, क्योंकि आपका सिलेबस में सिर्फ संधि दिया हुआ है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपने वो शब्द लिखने हैं। यानी आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपने तुरंत पकड़ा क्या आ, क्या ई या क्या ऊ है। अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब कौन सी संधि होगी, आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। ये तो आपकी प्रैक्टिस पे। दूसरा, अगर आपको ए ओ अर दिखता है, यानी आपको क्या दिखेगा, ए ओ अर, और ए ओ अर में आपका सीधा सीधा कौन सी संधि बताया था मैंने, गुण संधि बताया था, ठीक है। तो सीधे सीधे लिख लो ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ और अर, इसमें कौन सी संधि का था, गुण संधि। तीसरा मैंने बताया था आपको ऐ और आओ, ठीक है। क्या बताया था, ऐ और आओ, ऐ और आओ, इसमें कौन सी बताई थी, वृद्धि संधि। और इसके बाद जो बताया था मैंने य व और र, ये क्या बताया था मैंने, यण संधि। और लास्ट जो बताया था ए आई आई औ आओ, आई, इसके आगे आई ओ लगा दो, औ आई आओ, आई औ, मतलब आपका क्या क्या आएगा, आई औ आओ, और एक और आता है आपका, वो कौन सा आता है, आई औ आओ, आई आओ, एक तो आई हो गया, एक आय हो गया, आय और, ठीक है। फिर तीसरा जो आएगा आपका औ आएगा, ये आएगा औ और आओ, आओ। ये जब दिखेगा आपको, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये देखना यहाँ से है, ठीक है। आई औ आओ, ये सब दिखेगा तो आपका ये कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अब ये पकड़ना कैसे मैंने आपको बताया था, और मैंने आपसे कहा भी था यूके SSS हिंदी के फोल्डर में जाके चेक करना कि आपको इसको कैसे करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने कहा चलो ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया कि ये इस प्रकार से आपकी दीर्घ संधि होगी, इस प्रकार से हम छांट लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ गया कि संधि विच्छेद से आ गया, यानी क्वेश्चन दिया होगा इनमें से इस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से सुनना। कोई शब्द दिया होगा, जैसे
आपका एक शब्द दे रखा है नवागत, नवागत, ठीक है। अब आपसे कहा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। कभी भी, अब ये बच्चों, ये कान और दिमाग जो मैं बोल रहा हूं, कान भी और माइंड भी दोनों एक्टिव होने चाहिए 100% पे, ठीक है। बिल्कुल भी इस शब्द को स्किप मत करना, जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, एक नंबर का खेल है, ठीक है। अगर आपसे संधि विच्छेद, ये अभी तक जो संधि सिलेक्ट करना वो तो बहुत रटा रटाई चीज है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे फंसते हैं वो फंसते हैं संधि विच्छेद कौन सा होगा। और मैंने जो पहले पढ़ाया हुआ है ये चैप्टर, आपको यूके ट्रिपल हिंदी में दिखेगा संधि वाला, वहां भी चेक कर सकते हैं। आपसे कहा इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सबसे पहला आप लोग इसको कैसे करना है, स्टेप 1 करोगे। स्टेप 1 पहला आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए आखिर संधि कौन सी है। संधि विच्छेद तब समझ पाओगे जब आप ये कहोगे कि इसकी संधि ये है, ठीक है। स्टेप 1 में क्या करना है, आपको संधि पहचाननी है, यानी आखिर संधि कौन सी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप, और 1 नंबर का, और ये सब अभ्यास में, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, संधि जैसे ही आपने पहचान ली उस संधि का रूल क्या था, यानी उस संधि का रूल क्या है, यानी संधि का नियम क्या है। नियम का मतलब क्या है, नियम का मतलब क्या है, नियम का मतलब मैंने क्या कहा था, जब अ वाली सीरीज आएगी, मैंने आपको हमेशा कहा था नियम, जैसे दीर्घ संधि का याद करो, मैंने कहा था अ के साथ अ मिले, या अ के साथ आ मिले, या आ के साथ अ मिले, या आ और आ मिले, कुछ भी मिले, ठीक है। ये अ वाली सीरीज का हमेशा आंसर क्या होना है, आ होना है, यही बताया था मैंने। सेम ई वाली सीरीज का बताया था मैंने, ई वाले जब भी मिले, ठीक है, ई और बड़ी ई मिले, छोटी ई मिले, कुछ मिले, और इसी प्रकार से ऊ वाली सीरीज का बताया था मैंने, कुछ भी मिले आपका ऊ वाली सीरीज, ऊ छोटी ऊ बड़ी ऊ जो मिले होना उसका बड़ी ऊ है, ठीक है। आपने तुरंत क्या पकड़ लिया, आपने संधि का नियम पकड़ लिया। मतलब आज ये मान के चलो कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद एक क्लास और आएगी संधि की, कल संधि आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। आपने संधि का नियम पकड़ लिया, आपने सबसे पहले क्या पकड़ा, संधि कौन सी है, तुरंत फिर संधि का नियम आपने कहा, जैसे आपको आंसर पता चल गया कि दीर्घ संधि है, इसमें देखो दीर्घ संधि है, आ रहा है, नवा आ रहा है ना, यहाँ पे आ छुपा है, यहाँ पे आ बीच में जहाँ पे जॉइंट होता है, तो आपको तुरंत पता चल गया कि आ बड़ी ई और बड़ी ऊ, ठीक है। ये किसका पार्ट है, दीर्घ संधि का। आपको सीधे दिमाग में आ गया दीर्घ संधि। जैसे ही इस पता चला कि दीर्घ संधि है, 4 विकल्प देखते ही आप क्या करोगे, दीर्घ संधि के रूल याद करोगे। आप क्योंकि सर ने दीर्घ संधि में आ तो आता था, लेकिन कैसे वो आ जुड़ के आता था, आपको पता चल गया कि सर ने कहा था अ वाली सीरीज, अ मिलाओ आ मिलाओ, आ मिलाओ आ आए, छोटा अ आए, बड़ा आए, कुछ भी आए, वो उसका आंसर आ होना है। तो जैसे ही आप 4 विकल्प की ओर गए, आप ऐसा पॉइंट पकड़ना जहां चीजें मिलके आ तो आ रही हैं, लेकिन रूल लगना चाहिए कि वो आ वाला आ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें मैंने लिखा है, एक शब्द ऑप्शन दिया उसने, नौ प्लस आगत, ऐसा एक ऑप्शन होगा, मैं सही विकल्प दे रहा हूं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ये ऑप्शन दिया, आपने कहा यार संधि मैंने पहचान ली दीर्घ है, सर ने कहा था दीर्घ कैसे है, आ है। अब आपने ऑप्शन में देखा कि किन शब्दों से मिलके वो आ सकता है, यानी आ आया तो है, लेकिन रूल कब हुआ होगा, अ वाले कहीं ना कहीं मिले होंगे। देखना, नौ मतलब नया, नौ वो के साथ क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और सेकंड शब्द जो जुड़ा है आ रहा है। और आपने क्या कहा था, सर ने क्या कहा था, और आप जब भी मिलेंगे ओ की सीरीज, उसका आंसर हमेशा क्या होगा, आ होगा। कब, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे आ हुआ है और शब्द भी जुड़ गए हैं, और इन दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ भी हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से तोड़ दो, अर्थ भी बनने चाहिए, ठीक है। नौ मतलब नया, आगत मतलब आने वाला। तो ये जैसे ही आपको पता चला, आ मिल गया और आपको सीधे टिक मार दिया, आपको पता चल गया कि इसका संधि विच्छेद ये है। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, संधि विच्छेद देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देता हूं, ठीक, इसके बाद कल हमारा एंड हो जाएगा। देखो एक एग्जांपल मैंने सपोज लिखा, महेंद्र, महेंद्र, ये आपका ये दिया है, ठीक है। अब आपसे कहा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तुरंत आपको पता चल गया बड़ी ई की मात्रा है, यानी कभी भी मैंने कहा था आ ई और बड़ा ऊ, इसमें कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। आपने स्टेप 1 से क्या पकड़ा कि हाँ इसमें संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। स्टेप 2 से क्या कहा, सर ने कहा था दीर्घ संधि कब आएगी, जब आ की सीरीज आ वाले मिलेंगे, बड़ा आ आएगा, ई वाले मिलेंगे तो बड़ी ई आएगी, ऊ वाले मिलेंगे तो बड़ा ऊ आएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ ई की सीरीज चल रही है। अब ई की सीरीज मतलब बड़ी ई आई है। अब आप 4 विकल्प देखोगे, एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ऐसे तो दिया होगा ना, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। अब आप ऐसा ऑप्शन पकड़ोगे जहां शब्द का संधि विच्छेद किया होगा, दोनों का अर्थ भी होगा और ई वाली सीरीज आपस में टकरा रही होंगी, ठीक है। तो ऑप्शन में उसने दिया
प्लस इंद्र, ये ऑप्शन दे दिया। अब आपने कहा यार सर ने कहा था दीर्घ संधियां ई वाले मिलेंगे, आपने पहला शब्द चेक किया, मही और इंद्र दोनों के अर्थ है, मही मतलब बड़ी ई की मात्रा, यहां से आपने निकाल दिया बड़ी ई की मात्रा, और यहां आपने चेक किया छोटी ई की मात्रा, और आपने कहा था ई दीर्घ संधि का रूल है कि ई वाली जब भी मिले बड़ी ई होना चाहिए उनके मिलने से, और आपने यहाँ देखा बड़ी ई है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया बच्चों, दीर्घ संधि है, और उसका संधि विच्छेद क्या होगा, अपने आप में ये होगा, मही प्लस इंद्र। इस प्रकार से आपको क्या करना है, संधि को सेलेक्ट करना है कि आखिर इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है। तो होपफुली ये संधि वाला जो दीर्घ संधि है वो कवर कर जाओगे। अब आपने कहा सर चलो आपने दीर्घ संधि के लिए तो बताया है, लेकिन गुण संधि और इसके अलावा वृद्धि संधि, इसके अलावा अयादि संधि, और जो मतलब एक और होता है यण संधि, इसके लिए क्या है, कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम सीधे सीधे यही नोट करने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बताया बच्चों, जल्दी लिखना, दीर्घ संधि ना, इसमें क्या होता है, ओ वाली सीरीज लिख दो, ओ वाली सीरीज जब भी मिलेगी आ हो जाएगी, यानी इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तो लिखो ओ ऑब्लिक आ वाली सीरीज के मिलने से हमेशा क्या बनेगा, आ बनेगा, ठीक है। यानी ओ और आ की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ओ मिले आ मिले, ओ और आ मिले, आ और ओ मिले, ओ और आ के टकराने से हमेशा बड़ा भाई आएगा क्योंकि दीर्घ है। सेम लिखो ई वाली सीरीज के, ठीक है, कैसे भी मिले ई और ई के मिलने से बड़ा ई होता है, ये नीचे लाइन लिखना, ठीक है। ई और ई के सीरीज मिलने से क्या बनेगा, बड़ी ई मिलेगा। और थर्ड क्या बताया था मैंने, ऊ वाली सीरीज के, ऊ वाली सीरीज से हमेशा बड़ा ऊ मिलेगा, नीचे लिख लो ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, इनके मिलने से हमेशा इन सीरीज से बड़ा ऊ बनेगा, ठीक है। अभी आप समझ तो रहे हो ना क्या सीरीज, आप खुद ही लिख लो ना, इतना तो खुद समझ में आ सकता है। जैसे मैंने लिखा है ई और बड़ी, अब छोटी दोनों छोटी लिख दो, ई और ई, फिर इसके बाद एक छोटी एक बड़ी कर दो, एक दोनों बड़ी कर दो, हमेशा आंसर आपका ई आएगा। ये दीर्घ संधि के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आता है आपका सर गुण संधि, और उसका भी बता दो, ठीक है। तो गुण संधि का कैसे देखना है, देखो गुण संधि की पहचान क्या है, गुण संधि मैंने क्या कहा था, गुण संधि कहाँ होती है, जब ए ओ और अर ये आ रहा होगा। अब ये कहीं ना कहीं से किन्हीं दो वर्णों के मेल से तो बना होगा ना, तो वही वर्ण के मेल देखने हमने गुण संधि में क्या बनता है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बच्चों ओ की सीरीज टकराई थी दीर्घ संधि में, ई को टकराया था दीर्घ संधि में, ऊ और ऊ को टकराया था दीर्घ संधि में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ को भिड़ा देंगे ई वाले से। तो हमेशा याद रखना ओ की जब सीरीज, ठीक है, ओ ऑब्लिक आ, ये जब मिलते हैं ई ऑब्लिक बड़ी ई से, ठीक है, इन कैसे ही मिल जाए, इन दोनों के मिलन से हमेशा क्या बनता है, याद रखना ए बनता है, ठीक है। क्या बनता है, हमेशा ए बनता है, इस चीज को याद रखना। इसी प्रकार ओ वाली सीरीज को हम जब ऊ वाली सीरीज से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, ऊ वाली सीरीज, चाहे आगे पीछे कुछ आए, इसके बाद ये भी आ सकता है, इसके बाद ये कुछ भी आ सकता है, इसके मिलने से हमेशा ए के बाद क्या बनेगा, ओ बनेगा। और एग्जाम्पल कल दूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। और लास्ट ओ वाली सीरीज का जब कभी भी हम री से मिलान करते हैं, ठीक है, प्लस इससे मिलान करते हैं, तो इसका हमेशा क्या बनता है, अर बनता है। बस अब आपने देखो गुण संधि है कहा, ये तुरंत पकड़ लिया ए ओ आर, लेकिन आपसे संधि विच्छेद करने को कहा, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपने उसकी संधि पकड़ने की, आखिर इसमें संधि कौन सी है। जैसे ही आपने उसकी संधि पकड़ी, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ संधि वाली है। तो ये अगर ओ आया है तो सर ने ओ कब आएगा कहा था, जब ओ की सीरीज ऊ से मिलेगी। तो चार विकल्पों में देखना, पहला जो होगा ओ या आ रहा होगा, दूसरे वाले में ऊ और ऊ में से कोई आ रहा होगा, तब जाके वो दोनों मिलके ओ बने होंगे। इसी प्रकार जैसे दीर्घ संधि में बताया था, ठीक है। थर्ड आपने लिखना है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, इसका क्या रूल है, ये हमेशा क्या बनता है, इसमें ये बनता है, ये तो आपको मैंने बता रखा है ना, आई और औ ये बनता है। तो ये आखिर आता कैसे है, तो हमेशा याद रखना ओ वाली सीरीज ये कैसे आते हैं, देखना ओ वाली सीरीज जब कभी भी आपने बढ़ानी तो है, दीर्घ संधि में ओ और ओ को भिड़ाया, इसके बाद गुण संधि में ओ का तुमने ई और ई के साथ आगे को बढ़ाया, ऊ और ऊ के साथ बढ़ाया, री और री के साथ बढ़ाया, री के साथ बढ़ाया। अब कौन सा बचा, उससे आगे बढ़ा दो, और आ का री तक तो पहुंच गए थे हम। तो स्टेप में थर्ड क्या आएगा आपका, ए और आई, ये कभी भी भिड़े आपस में तो हमेशा इसका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार से और आ का जब आप भिड़ाओगे किससे, इसके आगे ओ
उसी के आगे बढ़ते रहो, कुछ नई चीज थोड़ना है। आओ तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, आ होगा। तो ए और आओ इस प्रकार से। अब आपको पता चल गया वृद्धि संधि है ये है, भिड़ाना किनको है, अ वाली सीरीज को उसी से आगे को बढ़ाओ। री तक तो पहुंच गए, देखो दीर्घ में अ तक पहुंचा, ई तक पहुंचा, ऊ तक पहुंचा, ऊ तक खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आपने अ वाली सीरीज को किससे भिड़ाना शुरू किया, अ को भिड़ा रहे हो और किसी को नहीं, ई से, ऊ से, री से। फिर अ को किससे भिड़ाया आपने, उससे आगे को बढ़ते जाओ, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद जो वृद्धि संधि के बाद आता है यण संधि, बताया था मैंने। यण संधि की पहचान क्या है, मैंने आपसे कहा था य व और र, ये यण संधि की पहचान है। तो ये यण संधि कहां से आती है, अब अ की सीरीज खत्म होगी, अंक अह तक नहीं लेंगे, यानी अ को आपने ओ और आउ तक भिड़ा दिया, अब अंक अह नहीं लेते हैं इसमें। ठीक है, अब क्या आएगा, अ वाले खत्म हो गए, ई से शुरू कर दो, ई वाली सीरीज को। ठीक है, ई वाली सीरीज को जब आपने, अब ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर, यानी ई के अलावा ई नहीं आना चाहिए, अगर ई आएगा तो फिर दीर्घ हो जाएगी। कोई भी भिन्न स्वर, यानी कुछ भी आ सकता है, ओ आ सकता है, ऊ आ सकता है, ए आ सकता है, री आ सकता है, आई आ सकता है। ठीक है, कोई भी भिन्न स्वर अगर आएगा तो उसका हमेशा क्या बनता है, य बनता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनता है, कोई भी भिन्न स्वर आने पे य बनता है। इसी प्रकार से लिख दो, ऊ वाली सीरीज का कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। बस ऊ नहीं आना चाहिए, ई भी चल जाएगा, ओ भी चल जाएगा, लेकिन ऊ ही नहीं आना चाहिए। ऊ आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, और अंतिम जो है वो कौन सा, री है ये। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। तो आप इतना इजीली समझ जाओगे। सबसे पहले संधि छांटोगे कौन सी है, य व र दिखेगा तो आप वृद्धि संधि मारोगे, और संधि विच्छेद पूछेगा तो आप देखोगे य व र के लिए रूल क्या था, ई वाली सीरीज, ऊ वाली सीरीज, री वाली सीरीज आएगी, लेकिन इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा, ये सेम आएंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इस प्रकार आप लोग वृद्धि संधि तक पहुंच जाओगे। और अंतिम जो आती है आपकी वो आती है अयादि संधि। ठीक है, कौन सी आती है, अयादि संधि। लास्ट देखना अयादि, प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अयादि, अयादि में क्या था रूल, आई आई औ आओ, ये था। ठीक है, तो ये अयादि संधि का रूल है। तो इसमें क्या होता है, ये कैसे आते हैं, तो हमेशा देखना, आप ओ वाली सीरीज पूरी कर चुके हो, ओ एंड तक पहुंच गया था, ई वाली भी आप री तक पहुंच गए। अब इन सब को छोड़ के हम लोग किसकी ओर चले जाते हैं, उससे आगे। ए वाली सीरीज को भिड़ाते हैं, आई को भिड़ाते हैं, ओ को भिड़ाते हैं, आओ को भिड़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर कुछ भी आए, अन्य स्वर। ठीक है, बस इतना ही रूल है, ये एंड हो जाएगा। तो अन्य स्वर आते ही उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आई, दूसरे का आई, तीसरे का औ, चौथे का आओ। ठीक है, ये जो हो गया आपका संधि हो गया। तो इजीली आप लोग समझ जाओगे। पहला काम है संधि कौन सी है, इससे पता चल जाएगा। दूसरा कौन सा संधि विच्छेद वाला पूछेगा तो उसमें भी संधि पकड़नी ये है। तो सर ने बताया था कि आय कब आता है, आय आता है जब आई की सीरीज को किसी अन्य सीरीज से भिड़ाओगे, तो उस सेम से भिड़ाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आय आता है, तो चेक कर लेना कि किस केस में ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, एक दिन प्रैक्टिस करने से आपकी हिंदी में संधि वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब आपने कहा सर एक चीज बता दो, मैंने कहा हाँ बच्चा बता, क्या बताना है सर, एक चीज बताओ, थोड़ा सा हमें इतिहास और उत्तराखंड भी तो पढ़ाओ। मैंने कहा श्योर यार, बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको इतिहास और उत्तराखंड भी। तो लिखो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, वैदिक कालीन तो पता है ऋग्वेद। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ लिखो, यानी वैदिक पीरियड के बाद जब अगला टाइम आया तो उसको बोला गया उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, ऋग्वेद के अलावा तीनों मतलब वेद, एक तो सामवेद, क्या करोगे सामवेद, इसके अलावा क्या लिखोगे यजुर्वेद और यजुर्वेद। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद, और इसके अलावा जो आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ प्लस उपनिषद, ये सब के सब क्या हैं बच्चों, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन ये आता है इनमें से कौन से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ हैं, तो आपको सीधे सीधे आंसर पता होना चाहिए कि ये जो ग्रंथ होते हैं ये सब के सब उत्तर वैदिक, यानी वैदिक काल के बाद का, ऋग्वेद के बाद का जो टाइम पीरियड है उनके टाइम पे ये ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है, अगला लिखना आपको, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार किस काल में प्राप्त था। ठीक है, लिखो क्षत्रिय प्लस वैश्य को यज्ञ का अधिकार किस काल में प्राप्त था, तो वैदिक काल। वैदिक काल में इन दोनों को क्या था, यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अगला देखो,
तो अब ये क्या हो गया, क्षत्रिय और वैश्य जो हो गए दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन लिखो आपने, वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण किस आधार पे हुआ था, ठीक है, लिखो वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण कौन किस वर्ण, जैसे ब्राह्मण शूद्र वैश्य ये सब था ना, वर्ण निर्धारण कार्य करने का जन्म के आधार पर, ठीक है, लिखो वर्ण का निर्धारण किस आधार पर किया गया था, ये था बच्चों वर्ण निर्धारण जन्म के आधार पर, किस आधार पर था, जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। अगला लिखो, जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता था, जनपद, महाजनपद सुने होंगे ना आपने, जनपद का शाब्दिक अर्थ लिखो, जन यानी लोगों के रहने की जगह, यानी जन के बसने की जगह, जन मतलब लोग, जन के बसने की जगह, जहां जन मतलब लोग बसते थे, बसने की जगह क्या कहलाती थी, जनपद। ऐसा नहीं कि वर्तमान जनपद पिथौरागढ़ अल्मोड़ा चमोली, ठीक है, ऐसा वाला नहीं है, ये जनपद जहां लोग बसते थे उसको जनपद कहा जाता था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, महाजनपदों में याद रखना, जैसे जो महाजनपद काल थे जहां महाजनपद मतलब बड़े बड़े नगर बसे थे, महाजनपदों में मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, महाजनपदों में उपज का 1/6 हिस्सा जितना उपज उत्पादन होता था, उपज का 1/6 हिस्सा ये बच्चों कर के रूप में लिया जाता था, जिसको क्या कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसे क्या कहते थे, भाग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी भाग एक प्रकार का क्या है, कर है, यानी भाग और कितना होगा 1/6 होगा, उपज का लिख देना ऐसे, उपज का यानी एक प्रकार का कर है, ये याद रखना, ठीक है। तो महाजनपद काल में उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, जिसको क्या कहते थे, भाग, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछते थे कि भाग जो होता था क्या होता था, कर, और भाग का हिस्सा कितना होता था, उपज का 1/6। मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ठीक है, इसको क्या करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, कौशाम्बी नगर जो है इलाहाबाद में होता था, तो वत्स महाजनपद की राजधानी। देखो महाजनपद काल, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, प्लीज ये क्वेश्चन जरा सुन, 16 महाजनपद आपको लुसेंट में भी दिए होंगे, एनसीईआरटी के तो मैं बता देता हूं, देखो 16 महाजनपद दिए होंगे प्राचीन भारत में, स्टार्टिंग में महाजनपद, तो इन महाजनपदों की राजधानी पूछता है वो पेपर में, क्या पूछता है, राजधानी किसकी क्या थी, ठीक है, क्या पूछता है, राजधानी। तो मैं आपको 2-4 तो एनसीईआरटी के बता दूंगा, बाकी रिक्वेस्ट है आपसे कि इससे बाहर का आता है तो आप लुसेंट से उसको कवर कर देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो देखो मैं एक तो आपको करूंगा, वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, कहाँ थी, कौशाम्बी, ठीक है, ये कौशाम्बी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद लिख देना ब्रैकेट में, इलाहाबाद में। एक तो वत्स की राजधानी कर दिया आपने। दूसरा जो लिखना है आपको, श्रावस्ती जो थी वो कौशल, यानी कौशल की राजधानी लिखो, कौशल की राजधानी जो थी श्रावस्ती थी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको, वज्जी की राजधानी, वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, वैशाली, यानी बिहार के आसपास। वज्जी की राजधानी आपने वैशाली लिखी होगी। इसके बाद आता है अंग की राजधानी चंपा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और महाजनपद है 16 महाजनपद। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है ना कि आपके जो ये महाजनपद है इनमें कौन सा है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से। तो 4 तो ये हो गए। इसके बाद मथुरा जो थे सूरसेन की राजधानी थी, ठीक है, यानी अंग महाजनपद सूरसेन, मथुरा और सूरसेन का आपस में संबंध था, यानी सूरसेन आप लोग ऐसे लिखो, मतलब जो है मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन की, यानी आप ऐसे लिखो सूरसेन, इसका संबंध है मथुरा से, ठीक है, किससे है, मथुरा से। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और आता है मगध की राजधानी। 2 राजधानियां थी, राजगृह और पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी या तो राजगृह पहले और बाद में पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान पटना के आसपास का इलाका इसमें आता है। तो आपको 16 महाजनपदों में 5 के मैंने लिखा दिए, बाकी एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी बचते हैं, अगला लिखना आपको, बिंबिसार और अजातशत्रु और महापद्म नंदन शासक थे। मतलब एक क्वेश्चन ये है, वैसे ही क्वेश्चन आएगा नहीं, मगध के शासक हुआ करते थे, लिख लो, एनसीईआरटी में दिया है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, अजातशत्रु, तीसरा क्या लिखोगे आप लोग, महापद्मनंद। ये शासक थे, कहाँ के शासक थे, मगध के शासक थे, लिख दो इसको, कहाँ के शासक लिखोगे इसको, मगध के शासक लिखोगे, ठीक है। बिंबिसार लिख देना, बिंबी नहीं है, बिंबिसार कहाँ के शासक थे, मगध के शासक थे। ये क्वेश्चन भी आपका देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है इसी एनसीईआरटी, और 6th चल रहा है हमारा, 6th की किताब अब एंड होने वाली, 2 क्लास के अंदर, 1-2 क्लास में एंड हो जाएगी, ठीक है। अगला लिखना है आपको, सिकंदर कहाँ का राजा था, ये भी 6th में दिए है, मैसेडोनिया का।
सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया। कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको, गण शब्द का प्रयोग किस चीज के लिए होता था? गण शब्द का प्रयोग हुआ है प्राचीन भारत में बहुत ज्यादा। ये होता था बच्चों सदस्यों वाले समूह के लिए, यानी एक प्रकार का कई लोग होते थे, यानी आप सीधे सीधे लिखो इसमें कई सदस्यों वाले समूह के लिए। समूह के लिए क्या होता था? गण शब्द का अपने आप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है संघ। संघ मतलब संगठन या सभा से संबंधित है। ठीक है, संघ शब्द था संगठन ऑब्लिक सभा, यानी संगठन ऑब्लिक सभा जो अपने आप में है, संघ शब्द में इसका क्या हुआ है? संघ में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन आता है वो आता है गणों या संघों पर विजय प्राप्ति किसने की थी? जो ये गण थे और ये संघ थे। गण क्या होता था? कई सदस्यों वाले समूह। संघ क्या होते थे? अपने आप में एक प्रकार के संगठन। इन पे विजय करने वाले जो शासक थे गुप्त शासक थे। ठीक है, अगला लिखो, गण प्लस संघ पर विजय किसने प्राप्ति की थी? गुप्त शासकों ने। एंशिएंट हिस्ट्री 6th की बुक। ठीक है, गुप्त शासकों ने इन पे क्या की थी? विजय प्राप्ति की थी। फैक्ट है, फैक्ट के आधार पे ही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, दीर्घ निकाय का संबंध किससे है? दीर्घ निकाय या दीर्घ निकाय ये है एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है। दीर्घ निकाय का संबंध किससे है? बौद्ध ग्रंथ से है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अजातशत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण के संदर्भ में सलाह लेने हेतु के पास की बुद्ध के पास किसी, तो छोड़ दो नहीं आएगा। मगध की राजधानी में लिखा दशराग युद्ध लिखो आप लोग, दशराग युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशराग युद्ध का उल्लेख। दशराग युद्ध का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दशराग युद्ध का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूं इसमें क्या क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यहां से आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो दशराग युद्ध हुआ था किन नदियों के तट पर हुआ था? ये हुआ था अपने आप में परुष्णवी और सुदास एवं दल जनों के बीच, यानी परुष्णवी रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, दशराग युद्ध लिखो परुष्णवी, और ये किस नदी का नाम है? ब्रैकेट में रावी लिख देना है। ठीक है, रावी नदी के तट पर हुआ था। और दशराग युद्ध किसके बीच हुआ था? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो दशराग जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सुदास एवं 10 जनों के बीच। ठीक है, सुदास एवं 10 जनों के बीच लिख दो। 10 मतलब जन मतलब एक समूह होता था, मैंने भी बताया था ना। सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ था। सुदास एवं 10 जनों के मध्य हुआ था। ठीक है, सुदास एवं 10 जनों के मध्य, सुदास प्लस 10 जन, इनके मध्य क्या हुआ था? अपने आप में ये हुआ था। ठीक है, अगला लिखना आपको, गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। जैसे कहते हैं ना इसका गोत्र ये है, ये गोत्र नामक संस्था का जन्म लिखो उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक मतलब वैदिक जब ऋग्वेद पीरियड खत्म हुआ उसके बाद का जो टाइम पीरियड है गोत्र शब्द का, उसमें या गोत्र जैसी संस्था का जन्म हुआ। नेक्स्ट लिखना है आपको, सबसे प्राचीन दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन, 3-4 दर्शन वाले पढ़ाए थे मैंने आपको, एक चैप्टर पढ़ाया था एंशिएंट हिस्ट्री में। तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन है, ये भी आपने देख लेना है। ठीक है, इसके बाद देख ले आप, जनपद नामक इकाइयाँ मिली हैं कई जगह से, जो आप खुदान में, इतना तो ऐसे आपका आना नहीं चाहिए पेपर में। अब लिख लो एक बात, जनपद नामक इकाइयाँ किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? वरना आप खुद ही लिख लो, जनपद नामक इकाइयाँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं। पहला लिखो पुराना किला दिल्ली, दूसरा लिखो हस्तिनापुर में, और तीसरा लिखो आप लोग अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा यूपी में पड़ता है, हस्तिनापुर मेरठ के आसपास का इलाका है, पुराना किला दिल्ली में। इन जगहों से जनपद के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा प्राचीन भारत में, यानी जो वैदिक पीरियड था, ब्राह्मण का काम यज्ञ करना था, क्षत्रिय का काम रक्षा यानी युद्ध का था, इसके अलावा विश्व जो होते थे वो व्यापार का काम करना था, शूद्र जो होते थे वो सेवा का काम करना था। ठीक है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, ब्राह्मणों को यज्ञ काम मिला था क्योंकि ये जो पहले का टाइम था इसी प्रकार से था। ठीक है, क्षत्रिय रक्षा करता था, शूद्र जो है सेवा, और विश्व जो है व्यापारी। आपको लिखने की जरूरत है नहीं, इतना तो आपको आता ही होगा। मगध जो था प्राचीन भारत में किन नदियों के संगम पे था? यानी मगध दिखो, मगध के आसपास से 2 नदियां बहती थी, गंगा प्लस सोन। ठीक है, क्योंकि ये व्यापारिक मार्ग होता था, लोग व्यापार करते थे नदियों के सहारे, तो मगध पे जो शासन करता था बहुत शक्तिशाली होता था क्योंकि व्यापार पे उसका कंट्रोल हो जाता था। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा सेक्शन और मेजर सेक्शन जो आपका आता है आज की क्रैश कोर्स का, वह था उत्तराखंड। पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, कत्यूरी शासन में भूमि माप कौन करता था? कत्यूरी शासन में
भूमि माप, कत्यूरी शासन में भूमि की माप करने वाले को बोलते थे। द्रोण वापन और नाली वापन प्रणाली चलती थी। द्रोण वापन प्लस नाली वापन प्रणाली चलती थी भूमि माप हेतु। ठीक है, अगला लिखना आपको, उपरिक नामक अधिकारी कहाँ पर रहता था, यानी उपरिक नामक अधिकारी कहाँ पर शासन करता था, प्रांत पर लिखो। उपरिक नामक अधिकारी कहाँ पर शासन करता था, प्रांत, यानी जो प्रांत होते थे ना वहां पर शासन करता था। ठीक है, अगला लिखना आपको, परम ब्राह्मण की उपाधि किन शासकों द्वारा ली गई। परम ब्राह्मण की उपाधि कौन से शासक धारण करते थे, कत्यूरी। ठीक है, परम ब्राह्मण की उपाधि कौन से शासकों ने ली थी, कत्यूरी शासकों ने। अगला लिखना आपको, कौन सा उत्तराखंड के इतिहास में कौन सा काल स्थापत्य कला हेतु प्रसिद्ध है, कौन सा शासन यानी स्थापत्य कला हेतु प्रसिद्ध है, कत्यूरिया कार्तिकेयपुर शासन। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे आपको छत्रयुक्त व शिखरयुक्त मंदिर देखने को मिलते हैं। लिखना, कौन से मंदिर पैगोड़ा प्रकार के कहलाते हैं, कौन से मंदिर पैगोड़ा प्रकार के कहलाते हैं। तो ये पैगोड़ा प्रकार के मंदिर कहलाते हैं छत्रयुक्त मंदिरों को। ठीक है, छत्रयुक्त आप लोगों ने देखा होगा ना, अभी भी जैसे कई मंदिर जैसे जागेश्वर वगैरह देखा होगा आपने, या इस प्रकार के मंदिर जो बने होते हैं ऊपर एक गोल छाता टाइप की बनी होती है, उसी को बोला जाता है। ठीक है, छत्रयुक्त से, तो पैगोड़ा प्रकार के मंदिर छत्रयुक्त है। ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं, ब्रैकेट में लिखो, बागेश्वर, गोपेश्वर, देवलगढ़, बिनसर आदि जगहों से। ठीक है, बागेश्वर, गोपेश्वर, बिनसर, देवलगढ़ आदि जगहों से आपका छत्रयुक्त मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, परिवार समूह के मंदिर कहाँ से मिले हैं, परिवार समूह के मंदिर, यानी जो आपने कई जगह देखा होगा ना, जैसे मंदिर होते हैं उसके यहाँ छोटे छोटे और मंदिर होते हैं देवता, पूरे परिवार समूह के मंदिर द्वाराहाट से ही प्राप्त हुए हैं। यानी द्वाराहाट में भी आपको बहुत फेमस मंदिर मिलेगा, और यहीं पर एक मंदिर है उसको बोलते हैं गुज्जर मूल का मंदिर। अब तो उतना उस स्थिति में नहीं रहा है, लिखो गुज्जर मूल का मंदिर, ये कहाँ है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो द्वाराहाट में। एक बार क्वेश्चन आया था शायद, गुज्जर रुड़की ने पूछा था, किसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, जो परिवार समूह के मंदिर है उनकी विशेषता क्या थी, शिखर युक्त मंदिर थे। ठीक है, लिखो परिवार समूह के मंदिरों की विशेषता क्या थी, शिखर युक्त मंदिर थे, शिखर युक्त मंदिर। और इसके ब्रैकेट में आप लोगों ने लिखना है बैजनाथ, जागेश्वर, कटारमल, द्वाराहाट, जोशीमठ। ठीक है, आदि जगहों से, बैजनाथ लिखो, जागेश्वर, कटारमल और इसके अलावा जोशीमठ, द्वाराहाट आदि लिखो। अगला लिखो, हरगौरी मंदिर कहाँ है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, हरगौरी मंदिर। ये हरगौरी मंदिर है बच्चों कालीमठ में, कहाँ स्थित है, कालीमठ में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसी के ब्रैकेट में लिखो हरगौरी मूर्ति, हरगौरी मूर्ति, ये भी कहाँ स्थित है, कालीमठ में है। और इसी हरगौरी मूर्ति को आपने जो राहुल सांकृत्यानंद जी हैं उन्होंने क्या कहा था, भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति नहीं है। लिखो, किसने हरगौरी मूर्ति को कहा, हरगौरी मूर्ति के लिए कहा था कि भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं नहीं है, भारत में इतनी सुंदर अखंड मूर्ति कहीं नहीं है, सांकृत्यानंद। ठीक है, ये कहा था राहुल सांकृत्यानंद जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना आपको कि सूर्यवंशी किन शासकों को कहा जाता है, सूर्यवंशी कहा जाता है कत्यूरी, यानी कत्यूरी शासकों। और मैंने नहीं कहा, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार लिखो, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार ये कत्यूरी सूर्यवंशी कौन से शासक कहलाते हैं, कत्यूरी। अगला लिखना आपको, पांडुकेश्वर में किन किन कत्यूरी शासकों के अपने आप में अभिलेख मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, पांडुकेश्वर में किन कत्यूरी शासकों के अभिलेख मिले। आज हमारा कत्यूरी एंड हो जाएगा। पांडुकेश्वर में किन कत्यूरी शासकों के अभिलेख मिले हैं, पांडुकेश्वर अभिलेख लिख दो। पांडुकेश्वर में किन कत्यूरी शासकों के अभिलेख मिले हैं, तो लिखो ललित सूरदेव, दूसरा लिखना आपको पदमठ देव, और तीसरा लिखना है सुभिक्ष राज। इनकी कहाँ मिले हैं बच्चों, पांडुकेश्वर में मिले हैं। जबकि आपका कंडारा ताम्रपत्र आपको पता ही है, कंडारा अभिलेख या कंडारा ताम्रपत्र लिखो, कंडारा ताम्रपत्र, ये किसका है, ललित सूरदेव का। ठीक है, और इसके बाद जो बागेश्वर से मिले हैं, दो लोगों के मिले हैं, बागेश्वर से प्राप्त अभिलेख लिखो, किस किस के मिले हैं, त्रिभुवनराज और भूदेव के, राज प्लस भूदेव के। और अंतिम आता है आपका बालेश्वर मंदिर चंपावत, देसठ देव, बालेश्वर से देसठ देव का मिला है, किसका मिला है अपने आप में, देसठ देव का। ठीक है, देसठ
देव। अब देखना, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कत्यूरी के जो अपने आप में ये मिले हैं क्या, ये जो चीजें हैं अभिलेख मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, पांडुकेश्वर से मिले हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा। कंडारा से मिला है, सही ऑप्शन हो जाएगा। बागेश्वर से मिला है, सही हो जाएगा। बालेश्वर से मिला है, सही हो जाएगा। किस किस के मिले हैं आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अगला लिखना है आपको, कत्यूरी जो शासन रहा लगभग उसका टाइम पीरियड कितने हैं। कत्यूरी रहे बच्चों 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी के आसपास तक इसका मान्य टाइम है, ठीक है, कत्यूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट पुस्तक किसकी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ये है बच्चों एटकिंसन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, ठीक है, एटकिंसन। और इसी में इन्होंने कत्यूरी शब्द का सबसे प्रयोग किया, कत्यूरी शब्द प्रयोग किया। देखो कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, यानी सर्वप्रथम इन्होंने ही इनको कत्यूरी कहा था। और ये एटकिंसन की बुक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नामक पुस्तक। अगला लिखना आपको, वासुदेव मंदिर कहाँ पर है। जोशीमठ में। ये भी बहुत फेमस मंदिर है इसका, और बताया जाता है कि इसी वजह से वासुदेव इनका संस्थापक है, ठीक है। वासुदेव मंदिर लिखो जोशीमठ। ये आजकल के उस टाइप के मंदिर नहीं, ये वैसे मंदिर है कत्यूरी कला से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आपको, सर्वाधिक ताम्र शासन प्राप्त हुए ललित सूरदेव के। लिखो कत्यूरी शासन में सर्वाधिक ताम्रपत्र या ताम्र शासन प्राप्त हुए ललित सूरदेव के, वही, ठीक है, ललितेश्वर जिसको बोलते हैं आप लोग, ललितेश्वर और ललित सूरदेव एक ही शासन इस चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, कत्यूरी के 3 परिवार हुए, आपको पता है 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया। प्रत्येक परिवार का राजा प्रथम और अंतिम आपको पता होना चाहिए, क्या पता कभी मैच करने को पूछ दे आपसे, ठीक है। लिखो कत्यूरी के जो 3 परिवार थे, ऐसे लिखना, ये तो आपको पता है कि कत्यूरी के 3 परिवारों ने शासन किया। 3 परिवारों के आप लोग ऐसे लिख लेना, ठीक है। लिखो पहला लिखो, प्रथम परिवार का लिखो वसंत देव। फर्स्ट में ये लिखोगे फर्स्ट परिवार, सेकंड परिवार एंड थर्ड। प्रथम परिवार का फर्स्ट ये जब पहला राजा ये था, और अंतिम कौन था, अंतिम आता है बच्चों इसका कौन आता है, अर्जुन त्रिभुवन राज। ये क्या आपका मैच करने को भूल जाएगा। द्वितीय परिवार का प्रथम राजा कौन था, वो था आपका निम्बर। द्वितीय परिवार का शासक कौन था, निम्बर। अंतिम अगर पूछेगा तो बता देना उसको भूदेव। कौन सा था, भूदेव, ठीक है। और थर्ड परिवार का जो शासक था वो था सलोलादित्य। पहला क्या था, सलोलादित्य। और अंतिम जो अगर पूछता है आपसे कभी, इसका अंतिम जो शासक था उसका नाम था अपने नाम में सुभिक्ष्य राज। सुभिक्ष्य राज इसका क्या था, अंतिम शासक हुआ करता था, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन लिखो, प्रतिहार राजा बाउक द्वारा मयूर राज्य को जब पराजित किया था उस समय इनका शासक कौन था। लिखो प्रतिहार राजा बाउक द्वारा, प्रतिहार राजा बाउक द्वारा मयूर राज्य पर विजय, मयूर राज्य को पराजित का, मयूर राज्य दक्षिण गढ़वाल का इलाका था, ठीक है। मयूर के ब्रैकेट में लिखो दक्षिणी गढ़वाल। मयूर राज्य को पराजित करते समय कत्यूरी शासक कौन था, कत्यूरी शासक था ललित सूरदेव, ललितेश्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आपने आज के दिन का लिखना है, पवार वंश की स्थापना के समय कार्तिकीपुर नरेश कौन था, सलोलादित्य। लिखो पवार वंश की स्थापना के समय कत्यूरी राजा कौन था, यानी कार्तिकीपुर राजा कौन था। पवार वंश की स्थापना के समय कार्तिकीपुर राजा कौन था अपने आप में, ये था सलोलादित्य, ठीक है। कौन था इसका राजा, सलोलादित्य था। और पवार वंश की स्थापना कब हुई थी आपको पता है, कहाँ हुई थी ये भी पता है आपको, और अच्छे से आप लोग जानते हैं, कनकपाल वगैरह के नाम आपने सुने होंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका डे 31 में एक तो आपकी 6th की एनसीईआरटी लगभग आधी हो चुकी है, और मतलब एंड की कगार पे, और हिस्ट्री में आपका कत्यूरी भी आपका क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। कत्यूरी शासन भी एंड हो गया। इसके बाद हम चंद, पंवार और गोरखा, ये मेरा टारगेट है कि 40 क्लास तक ये एंड हो जाए, ठीक है, यानी 40 क्लास तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद 45 क्लास तक हम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड वगैरह पढ़ के 50 क्लास में हम उत्तराखंड का पूरा राज्य निर्माण तक कवर कर जाएंगे। फिर आपका उत्तराखंड का भूगोल वाला पोर्शन देखेंगे साथ साथ ही, और यहाँ हमारा 50 क्लास होने तक हिस्ट्री लगभग एंड की कगार पे होगी, हिस्ट्री वाला पोर्शन, और उसके बाद भूगोल शुरू हो जाएगा। तो आपके बल्ले बल्ले है बच्चों, साथ ही साथ आपकी रीजनिंग भी चल जाएगी, और आपका जो दूसरा पोर्शन है
रीजनिंग के अलावा जो छूटा हुआ है वो कौन सा छूट रहा, रीजनिंग, और रीजनिंग के अलावा कंप्यूटर, वो भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।